7 मार्च 1971 को जब बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ढाका के मैदान में पाकिस्तानी शासन को ललकार रहे थे, तो उन्हें क्या किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि ठीक 9 महीने और 9 दिन बाद बांग्लादेश आकार लेगा। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह याहिया खान ने जब 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जनभावनाओं को सैनिक ताकत से कुचलने का आदेश दे दिया और शेख मुजीब गिरफ्तार कर लिए गए, वहां से शरणार्थियों के भारत आने का सिलसिला शुरू हो गया। दिसंबर 1971 इंदिरा गांधी कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। शाम के धुंधलके में ठीक 5:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना के सैबर जेट्स और स्टार फाइटर्स विमानों ने भारतीय वायु सीमा पार कर पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के सैनिक हवाई अड्डों पर बम गिराने शुरू कर दिए। December 1971. इंदिरा गांधी ने उसी समय दिल्ली लौटने का फैसला किया। दिल्ली में ब्लैकआउट होने के कारण पहले उनके विमान को लखनऊ मोड़ा गया। 11 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंची। मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद लगभग कांपती हुई आवाज में अटक अटक कर उन्होंने देश को संबोधित किया। इसके बाद क्या हुआ, आइए ये भी बताते हैं। जनरल मानेकशॉ पर युद्ध का दबाव था, लेकिन मानेकशॉ राजनीतिक दबाव में नहीं झुके और उन्होंने इंदिरा गांधी से साफ कहा कि वह पूरी तैयारी के साथ ही लड़ाई में उतरना चाहेंगे। पूर्वी कमान के स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब ने युद्ध के बाद साफ बताया कि जनरल मानेकशॉ ने 1 अप्रैल को उन्हें फोन किया और कहा कि पूर्वी कमान को बांग्लादेश की आजादी के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मानेकशॉ से कहा कि ऐसा तुरंत संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पर्वतीय डिवीजन है जिसके पास पुल बनाने की क्षमता नहीं है। कुछ नदियां 5-5 मील चौड़ी है। हमारे पास युद्ध के लिए साजो सामान भी नहीं है। अगर हम इस समय पूर्वी पाकिस्तान में घुसते हैं तो वहीं फंस कर रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि पूरे युद्ध में मानेकशॉ खुलना और चटगांव पर ही कब्जा करने पर जोर देते रहे और ढाका पर कब्जा करने का लक्ष्य भारतीय सेना के सामने रखा ही नहीं गया। लेकिन फिर भी जो आज आप दास्तान सुन रहे हैं वो एक ऐसी जीत की है जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ। वहीं पूरे युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी को कभी विचलित नहीं देखा गया। वह देर रात तक काम करती और जब दूसरे दिन दफ्तर पहुंचती तो कोई कह नहीं सकता था कि वह सिर्फ 2 घंटे की नींद लेकर आ रही हैं। 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने एक गुप्त संदेश को पकड़ा कि दोपहर 11 बजे ढाका के गवर्नमेंट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तानी प्रशासन के चोटी के अधिकारी भाग लेने वाले हैं। भारतीय सेना ने तय किया कि इसी समय उस भवन पर बम गिराए जाएं। बैठक के दौरान ही MiG-21 विमानों ने भवन पर बम गिराकर मुख्य हॉल की छत उड़ा दी। गवर्नर मलिक ने एयर रेड शेल्टर में शरण ली और नमाज पढ़ने लगे। वहीं पर कांपते हाथों से उन्होंने अपना इस्तीफा लिखा। 2 दिन बाद ढाका के बाहर मीरपुर ब्रिज पर मेजर जनरल गंधर्व नागरा ने अपनी जोंगा के बोनट पर अपने स्टाफ ऑफिसर के नोटपैड पर पूर्वी पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल नियाजी के लिए एक नोट लिखा। प्रिय अब्दुल्ला, मैं यहीं पर हूँ। खेल खत्म हो चुका है। मैं सलाह देता हूँ कि तुम मुझे अपने आप को सौंप दो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। 16 दिसंबर की सुबह 9:15 बजे जनरल जैकब को मानेकशॉ का संदेश मिला कि आत्मसमर्पण की तैयारी के लिए तुरंत ढाका पहुंचे। नियाजी ने जैकब को रिसीव करने के लिए एक कार ढाका हवाई अड्डे पर भेजी हुई थी। जैकब पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पहुंचे। जैकब ने नियाजी को आत्मसमर्पण की शर्तें पढ़कर सुनाई। नियाजी की आंखों से आंसू बह निकले। समय बीतता जा रहा था। जैकब नियाजी को कोने में ले गए
उन्होंने उनसे कहा, मैं आपको फैसला लेने के लिए 30 मिनट का समय देता हूं। अगर आप समर्पण नहीं करते तो मैं ढाका पर बमबारी दोबारा शुरू करने का आदेश दे दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर जैकब की हालत खराब हो रही थी। नियाजी के पास ढाका में 26,400 सैनिक थे, जबकि भारत के पास सिर्फ 3,000 सैनिक, और वह भी ढाका से 30 किलोमीटर दूर। लेकिन फिर भी भारत के सामने पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण करने का फैसला ले लिया और ढाका एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र राजधानी बना। स्पेशल डेस्क से रोशन कुमार की रिपोर्ट।